वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपके सीटेट के एग्जाम के लिए सीटीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आपको सीटेट सीटीपी के पेड नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पे आपको एक व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। नोट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वहाँ से आपको अपने एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी नोट्स को परचेज कर चुके हैं, तो अभी आपके नोट्स पर ऑफर भी चल रहा है, तो कम प्राइस में आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए देखते हैं आपके क्वेश्चन क्या दे रखे हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, कौन सा परिप्रेक्ष्य भाषा को संज्ञान को सुशासित करने वाले महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखता है। ये आपका क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, ऑप्शन क्या दे रखा है, व्यवहारवादी, सूचना संक्रमण, सामाजिक सांस्कृतिक, मनोगतिशील। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको किसी मनोवैज्ञानिक का नाम नहीं दे रखा है, सिंपल सा यही पूछ रखा है क्वेश्चन में, भाषा को संज्ञान को सुशासित करने वाला महत्वपूर्ण उपकरण। ठीक है, अब देखिए जो लेव वाइगोस्की जो कि क्या कहते हैं कि लैंग्वेज से थॉट आता है। ठीक है, लैंग्वेज से विचार आता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए विचार की जगह संज्ञान दे रखा है कि जो मस्तिष्क से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आ जाती हैं, चाहे वो सोचना हो गया, चिंतन करना हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये दे रखा है कि लैंग्वेज से हमारे विचार आते हैं, भाषा से विचार आती है। बात कौन कहते हैं, आपके लेव वाइगोस्की। तो एल से आपका क्या हो गया, लेव वाइगोस्की। और सबसे पहले किसकी बात करते हैं, लैंग्वेज की। ठीक है, यानी कि भाषा से विचार आता है, यानी कि भाषा हमारे विचार को निर्धारित करती है, ये बात कहेंगे आपके लेव वाइगोस्की। तो यहाँ पर जो लेव वाइगोस्की इन्होंने सिद्धांत किसका दिया है, तो इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक। ठीक है, उनका सिद्धांत का नाम ही है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। यहाँ पर डायरेक्ट आपको मनोवैज्ञानिक का नाम ना दे रखा करके उनका सिद्धांत का नाम दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी व्यवहारवादी आपके यहाँ पर होंगे ही नहीं, क्योंकि ये अनुकरण वगैरह की बात करते हैं। ठीक है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात करते हैं, सूचना संक्रमण की यहाँ पर बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सिंपल सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, कक्षा में विविधता को समायोजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक प्रभावशाली रणनीति नहीं है। जो नहीं है हमें उसके बारे में यहाँ पर बताना है। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ का पता लगाना, तो ये तो एक प्रभावशाली रणनीति होती है कि बच्चा किस समाज से आता है, किस तरीके की संस्कृति से आ रहा है, इसका हम पता लगाएं, फिर उसके जैसे ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड करें। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन क्या है, छात्रों के विभिन्न पृष्ठभूमियों के अनुरूप शिक्षा सत्र। बिल्कुल सही बात है, अभी यही चीज़ मैंने आप लोग साथ में डिस्कस की कि छात्र किस तरीके के समाज से आ रहा है, किस तरीके की उसकी संस्कृति, इस चीज़ को हम पता लगाएं, फिर उसके अकॉर्डिंग जो हमारा पढ़ाने का तरीका है, जिस मेथड का हम यूज कर रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत चेंज लाए, उसको परिवर्तन करें, है ना। जैसी बच्चे की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड करें। तो ये भी बात सही है। ठीक है, ये भी कक्षा में विविधता को समायोजित करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन ही होगा। ऐसे विविध उदाहरण प्रदान करना जो सभी विद्यार्थियों के लिए अर्थपूर्ण। बिल्कुल सही बात है, क्लासरूम में कभी भी एक एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए, कई तरीके के एग्जाम्पल देने चाहिए ताकि सभी बच्चे समझ सके, क्योंकि बच्चे के अंदर क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है, उसके सोचने समझने तर्क करने की जो क्षमता होती है वो भी अलग होती है। ठीक है, तो ऐसे में हो सकता है कोई बच्चा एक एग्जाम्पल से समझ जाए, कोई बच्चा दूसरे एग्जाम्पल से समझ जाए, तो एक ही क्वेश्चन के कई सारे टीचर को एग्जाम्पल देने चाहिए। ये भी बात यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखा है। ठीक है, ताकि सभी बच्चे सीख सके। तो ये भी बात नहीं हुई कि यहाँ पर पूछा है कौन एक प्रभावी रणनीति नहीं है, तो सिंपल सा बचा कौन सा, आपका ऑप्शन नंबर डी। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। निर्देशों के मानक सेट का उपयोग करना और शिक्षार्थियों की पृष्ठभूमि को अनदेखा करना। कभी भी बच्चे की पृष्ठभूमि को अनदेखा नहीं करना, उसको ध्यान में रख करके ही बच्चे को चीज़ें प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात गलत दे रखी है और यही बात आपके यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो प्रभावी रणनीति नहीं है उसी के बारे में पूछ रखा है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से अर्थपूर्ण अधिगम के लिए आकलन की विशेषता क्या होनी चाहिए। मानकीकृत, देखिए जब भी मूल्यांकन की बात हो या फिर आकलन असेसमेंट की बात हो तो वहाँ पर मानकीकृत वर्ड अगर आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाए तो वो ऑप्शन आपका होगा ही नहीं। आकलन हो या फिर मूल्यांकन हो या फिर जो पाठ्यचर्या है वो कैसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम बच्चे का जो आकलन है वो एक ही तरीके से करें। ठीक है, जो बच्चे का आकलन है वो अलग अलग तरीके से किया जाना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा है वो सीखता भी तो चीज़ों को अलग अलग तरीके से। तो मानकीकृत का मतलब होता है कि एक ही तरीके से आकलन करना, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा ही नहीं, व्यापक। ठीक है,
यानी कि जब आपने बच्चों को सब कुछ पढ़ा लिया तो उसका एक व्यापक तरीके से उसका आप असेसमेंट कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, ये भी आपका सही तरीका नहीं होता है। जो सबसे बेस्ट तरीका है वो क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि रचनात्मक आकलन। ठीक है, बच्चे को पढ़ाने के दौरान ही आप उसका असेसमेंट कर लीजिए, आकलन कर लीजिए। जैसे कि जब आपने बच्चे को मान लीजिए एक चैप्टर बताया फिर पढ़ाया, तो उसी से रिलेटेड फिर आप उससे क्वेश्चन भी कर लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, बच्चा कितना उन चीज़ों को समझ पाया, कितना सीख पाया, जो आपने बताया उसको वो कितना समझ पाया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रचनात्मक आकलन होता है, यानी कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, वो यही कहता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही आप बच्चे का असेसमेंट कर लीजिए, आकलन कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही दे रखा है। ठीक है, क्वालिटेटिव, देखिए आकलन सिर्फ क्वालिटेटिव नहीं होना चाहिए, गुणात्मक रूप से नहीं होना चाहिए, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही तरीके से बच्चे का आकलन करना चाहिए। ठीक है, तो ये गलत दे रखा है। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है। ये क्वेश्चन शायद थोड़ा सा कट गया है, मैं देखती हूँ यहाँ पर दे रखा होगा। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है। अब देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चन है अभी आपके एग्जाम में ज़्यादा आने लगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखा है, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। देखिए क्या शामिल है उसी के बारे में हमसे पूछ रखा है। यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है, बाधा मुक्त वातावरण का प्रावधान, बिल्कुल सही बात है। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है बाधा मुक्त वातावरण का प्रावधान करते हैं। बाधा मुक्त वातावरण का मतलब क्या होगा, यहाँ पर सभी प्रकार के जो बच्चे होते हैं वो यहाँ पर एजुकेशन उनको दी जाती है और एज़ पर नीड एजुकेशन जाती है। जैसे जो बच्चा है मान लीजिए उसको कोई डिसेबिलिटीज़ है, शारीरिक रूप से बच्चा दिव्यांग है, या फिर उसको जो देखने में दिक्कत है, श्रवण बाधित है, गिफ्टेड चाइल्ड है, सामान्य बच्चा, सभी प्रकार के बच्चों को यहाँ पर जो है एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है ना। तो ये जो है एक बाधा मुक्त इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, यानी कि यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि इसी तरीके के बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर सभी प्रकार के बच्चे जो है एजुकेशन जो है लेते हैं, उनको दी जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी फर्स्ट तो आपके ऑप्शन में होना चाहिए। देखिए इसमें भी फर्स्ट आपका नहीं दे रखा है, इसमें भी आपका फर्स्ट नहीं दे रखा है और इसमें भी फर्स्ट नहीं दे रखा है। तो हमें सिंपल सा पता चल गया कि फर्स्ट तो हमारा सही ही दे रखा है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो जब भी आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आप ऑप्शन को जरूर एलिमिनेट करें। ठीक है, यहाँ पर हमें सिंपल सा पता चल जाएगा तो फर्स्ट तो हमारा सही है, अब इसमें भी नहीं दे रखा था, इसमें भी नहीं दे रखा था और इसमें भी नहीं दे रखा था, तो हम बाकी के ऑप्शन पढ़े ही क्यों, जो हमें अपना राइट ऑप्शन मिल गया। तो फर्स्ट ऑप्शन आप यहाँ पर जो अपने उम्र में फिलअप करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, बट यहाँ पर हम क्वेश्चन को समझ रहे हैं तो यहाँ पर हम चारों ऑप्शन को देख लेते हैं एक बार। योग्यताओं के आधार पर बच्चों का पृथक्करण, देखिए जो इंक्लूसिव एजुकेशन है कभी भी बच्चों को पृथक करने की बात ही नहीं करेगी, ये अलग थलग करने की बात ही नहीं करती, तो सभी को समाहित, सभी को साथ एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात करती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। बच्चों की पहचान कर उनका उपयुक्त नामकीकरण, ये देखिए कभी भी बच्चों को नामकीकरण, पृथक्करण, लेबलिंग है ना, अलग थलग करना, इन सब की बात ही नहीं करेगी इंक्लूसिव एजुकेशन। ये सभी बच्चों को एक साथ एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात करती है। पाठ्य पुस्तकीय अनुभव व शिक्षा शास्त्र में लचीलापन, यानी जैसी बच्चे की ज़रूरत है, जो पाठ्य पुस्तक है ना, उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा बहुत उसमें चेंज लाएं, पढ़ाने के तरीके में चेंज लाएं, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी को अपनाएं, है ना। तो ये लचीलेपन की बात करती है। तो इसलिए आपका फर्स्ट और फोर्थ वाला ऑप्शन सही था, जो कि हमने पहले ही बता रखा था आपको। तो यहाँ पर आपको बाकी के ऑप्शन, यहाँ पर सिर्फ आपने फर्स्ट को पढ़ा, आपको दिख गया कि ये वाला सही है, तो ये तीन ऑप्शन आपको पढ़ने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना अपने एग्जाम में टाइम बचा सकते हो उतना बचाइएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो टाइम होता है, जैसे CDP में आपने थोड़ा सा टाइम बचा लिया तो आपको मैथ में हेल्प करेगा। ठीक है, क्योंकि जो जिन बच्चों का मैथ और साइंस होता है उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। फिर अगर आपका सोशल साइंस भी है तो आपको वो चीज़ें हिंदी के पैसे सॉल्व करने में, या फिर इंग्लिश के पैसे सॉल्व करने में, संस्कृत के पैसे सॉल्व करने में, जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें हेल्प करेगा। तो जितना आप अपने एग्जाम में टाइम बचा सकते हैं उतना ज़रूर बचाइएगा ऑप्शन को एलिमिनेट करके। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको कि यही दिक्कत आती है कि मतलब क्वेश्चन तो मुझे सारे आ रहे थे बट टाइम कट पड़ गया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना यहाँ पर टाइम बचा सकते हैं। यहाँ पर देखने क्वेश्चन क्या रखें, छात्रों के विविध समूह के साथ बातचीत करते समय एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। बहस और चर्चा को प्रोत्साहित ये तो करना चाहिए। ठीक है, जब बच्चा आपस में बहस करता है, डिबेट करता है, डिस्कशन करता है किसी चीज़ को लेकर के, तो वहाँ पर उसके विचार ओपन एंडेड होते हैं। एक ही चीज़ को लेकर के बच्चा अलग अलग तरीके से सोच पाता है ना। क्योंकि जब बच्चा आपस में बहस करते हैं तो वो दूसरे बच्चों के विचार को भी जानते हैं, समझते हैं, है ना। तो ये बात तो एक टीचर के रूप में आपको करनी चाहिए, है ना। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि पूछा है क्या नहीं करना चाहिए। अपने स्वयं के पूर्वाग्रह और रूढ़ियों पर चिंतन, बिल्कुल सही बात है। आप बच्चों को सोचने के लिए कहिए, ठीक है, कि जो स्टीरियोटाइप्स से जो चीज़ें कि लड़कियां ये काम करेंगे, लड़के वो काम करेंगे, ये क्यों है, ठीक है, आखिर इनको दूर कैसे किया सकता है ना। तो यहाँ पर इससे भी बच्चे के जो विचार होंगे वो ओपन एंडेड होंगे, है ना। बच्चा अलग अलग डायरेक्शन में सोच पाएगा। तो ये भी एक टीचर को करना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। एक सामान्य पाठ्यक्रम और मानकीकृत
मूल्यांकन का पालन, यही बात यहाँ पर गलत दे रखा है। कभी भी एक समान पाठ्यक्रम, ठीक है, पाठ्यक्रम देखिए जो होता है ये बच्चे की ज़रूरत के अकॉर्डिंग है ना, उसमें चेंज भी ला जाता है। ये बात आपकी यहाँ पर गलत दे रखी है, ठीक है। मानकीकृत वर्ड ही आपके एग्जाम के लिए गलत होता है। कभी भी पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, सभी बच्चों के लिए अलग अलग तरीके से, ठीक है, उनको पढ़ाना चाहिए, अलग अलग तरीके से उनको बताना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पर मानकीकृत मूल्यांकन का पालन दे रखा है, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर बच्चे की सोचने समझने तर्क करने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। जब उनको पढ़ाए एक तरीके से नहीं रहे तो उनका मूल्यांकन कैसे एक तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपकी यहाँ पर गलत है और यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो डी ऑप्शन है इसमें क्या दे रखा है, व्याख्यान पद्धति को एकमात्र शैक्षिक रणनीति के रूप में अपनाना नहीं, ये भी बात यहाँ पर गलत दे रखी है, ठीक है। कभी भी जो कोई भी पद्धति, जैसे व्याख्यान पद्धति क्या होती है, जैसे जो टीचर आता है वो क्लासरूम में व्याख्या देता है, बच्चे चुपचाप उस चीज़ को सुनते रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पद्धति को अपनाना, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। हमें अलग अलग टीचिंग मेथड का यूज करना चाहिए। हो सकता है कोई बच्चा एक तरीके से सीख जाए और कोई बच्चा दूसरे तरीके से चीज़ों को सीख जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो सीबीएसई है उसकी तरफ से आपके 2 ऑप्शन सही माने गए थे, सी और डी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है ये क्वेश्चन उनकी तरफ से ही जो इसमें मिस्टेक कर रखी हुई थी, तो इन्होंने जो ऑफिशियल आंसर की थी उसमें आपका सी और डी दोनों को ही करेक्ट माना हुआ था। ऐसे आपको 3 से 4 क्वेश्चन लगभग एक सेट में देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर या तो उस क्वेश्चन के लिए सभी को 1 नंबर कॉमन दिए जाते हैं या फिर उसमें आपका 2 ऑप्शन करेक्ट मान लिया जाता है। तो यहाँ पर सीबीएसई की तरफ से दोनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट माने गए थे, क्योंकि यहाँ पर पूछा था एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके सही माने गए थे, बाकी ये 2 ऑप्शन तो आपके एक जो टीचर होता है उसको करना चाहिए, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, है ना। हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। ये मैंने कई बार मतलब चीज़ें देखी हैं कि कई बार जो क्वेश्चन होते हैं वो सेम तो नहीं रिपोर्ट होते, बट उनके थोड़ा बहुत लैंग्वेज के साथ में हेर फेर करके एज इट इज़ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो प्लीज़ ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटी से हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। लगभग 3 से 4 साल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और रीजन वाला क्वेश्चन है, पठन वैकल्य से जूझ रहे बच्चों के सीखने को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को पुस्तकों के अलावा विभिन्न प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए व उन्हें लिखित परीक्षा में अतिरिक्त समय देना चाहिए। बिल्कुल सही आपका यहाँ पर ऑप्शन हो, मतलब रीजन हो जाएगा, ठीक है। अजर्शन, ठीक है, बिल्कुल सही अजर्शन अभिकथन यहाँ पर हो जाएगा। यानी जो पठन वैफल्य वाला बच्चा होता है, डिसलेक्सिया, ठीक है, डिसलेक्सिया का मतलब क्या होता है यहाँ पर, इस चीज़ को समझिए। जो बच्चा डिसलेक्सिया वाला है, यानी जो पठन वैफल्य वाला बच्चा होता है उसको रीडिंग डिसऑर्डर यानी कि पढ़ने में दिक्कत होती है। इससे जो बच्चा होता है ये वाला, ये वाज को सा पढ़ सकता है, ठीक है, या फिर 12 को 21 पढ़ सकता है। इस तरीके के जो लेटर होते हैं बच्चा इन चीज़ों को समझ नहीं पाता है ना, उसको एक तरीके से मिरर इमेज दिखाती है, इसलिए उसको पढ़ने में दिक्कत आती है। अब जो बच्चा पढ़ेगा चीज़ों को गलत, वो लिखेगा भी गलत ही, है ना। तो यहाँ पर यही दे रखा है कि इनको अलग अलग संसाधनों का यूज करना चाहिए, है ना, अलग अलग तरीके से बताना चाहिए ताकि बच्चा इन चीज़ों को पढ़ सके, समझ सके, और इनको अतिरिक्त समय भी देना चाहिए, क्योंकि सामान्य बच्चों से ये अलग होते हैं थोड़े से, है ना। तो इनको टाइम लगता है पढ़ने में, चीज़ें या फिर समझ में नहीं आती हैं। तो ये बात सही है, पठन वैफल्य की चुनौती वाले विद्यार्थियों को पढ़ने में कठिनाई होती है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो सही तरीके से चीज़ों को रीड नहीं कर पाते, पढ़ने में दिक्कत आती है। तो ए और आर दोनों सही है, और जो आर है वो ए की सही व्याख्या भी करता है। तो यहाँ पर ए ही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कौन सा उदाहरण सहायक तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए दृष्टिबाधित विद्यार्थी की मदद करेगा, ठीक है। हेडफोन, अब देखिए हेडफोन से तो बच्चे चीज़ों को सुन पाएगा, ठीक है, उसको सुनने में हेल्प मिलेगी, तो सही बात है यहाँ पर। अगर बच्चा दृष्टिबाधित है, उसको देखने में दिक्कत हो रही है, तो चीज़ों को देख करके सीख नहीं सकता, बट सुन के तो सीख सकता है, तो ये तो मदद करेगा, है ना। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही दे रखा है, ठीक है। चित्र आधारित वर्ग सीट, अब ये बात यहाँ पर गलत दे रखा है, ठीक है, क्योंकि देखिए जिस बच्चों को देखने में ही दिक्कत है, आप उसको चित्र वाली वर्ग सीट दे रहे हैं, देखने वाली चीज़ें दे रहे हैं, तो बच्चा देख ही नहीं पा रहा, तो फिर उस चीज़ का क्या मतलब है ना। तो ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। पढ़ने व लिखने के लिए ब्रेल प्रणाली, ठीक है, ये देखिए आपके यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगी। यानी जो पढ़ने और लिखने के लिए जो बच्चे दृष्टिबाधित होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि का यूज किया जाता है ना। ये आपके इसमें 6 डॉट होते हैं, ये उभरी हुई होती है, ठीक है, आप लोगों ने देखा ही होगा कहीं पर। तो इसमें जो दृष्टिबाधित छात्र होते हैं इनसे इनको जो है पढ़ने में हेल्प मिलती है, इसकी खोज आपकी की थी लुइस ब्रेल ने, ठीक है। तो
तो ये भी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना। और इसमें आपके 6 डॉट होते हैं, जिससे जो दृष्टिबाधित छात्र होते हैं उनको पढ़ने और लिखने में हेल्प मिलती है। तो ये बात आपके यहाँ पर सही दे रखी है। श्रवण में मदद करने का उपकरण नहीं, यहाँ पर बच्चों को श्रवण बाधिता थोड़ी, यहाँ पर बच्चों को दृष्टिबाधिता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए जो हेडफोन वाला ऑप्शन था ये भी कुछ हद तक आपका सही था, बट यहाँ पर क्या पूछा है, कौन सा उदाहरण सहायक तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की मदद करेगा। तो अगर जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका वो आपका यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर हेडफोन की बात हुई है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। हेडफोन तो वो आपका सुनने वाला हो जाता है, ठीक है, गाना वगैरह, तो ये आपका नहीं होगा। यहाँ पर पढ़ने और लिखने में जो हेल्प करेगा वो होगा ब्रेल लिपि। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से देख लूँगी, बट यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से रचनात्मकता के विशिष्ट संकेत कौन से हैं। ठीक है, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, ये बात बिल्कुल सही है। जो बच्चा क्रिएटिव होगा उसके अंदर जिज्ञासा भी होगी, हर चीज़ को अलग तरीके से करने की, मतलब जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, हर चीज़ को कुछ नए तरीके से डिज़ाइन करते हैं, उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, हर चीज़ के बारे में जानने की इच्छा होती है। ठीक है, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता भी होती है कि हम इस चीज़ को किस तरीके से कर सकते हैं, अलग तरीके से कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड तो आपका ऑप्शन में होना चाहिए। देखिए इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है और इसमें भी दे रखा है। बाकी हम थर्ड को चेक करते हैं, अनुकूलनशीलता। ठीक है, उच्च स्तर की एकाग्रता, ये भी बात आपकी यहाँ पर सही दे रखी है, यानी कि जो बच्चा होता है उसमें क्या होती है, उच्च स्तर की एकाग्रता होती है, तभी तो किसी चीज़ को डिज़ाइन कर पाते हैं, क्रिएटिव होते हैं, है ना, तो ये भी बात सही है। ठीक है, बारंबार अभ्यास की आवश्यकता है, ये बात यहाँ पर गलत है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है मतलब कि बार बार इसमें अभ्यास करना पड़ता है। जो बच्चा क्रिएटिव होता है वो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग टाइप्स में देखता है, सोचता है और कुछ नया निर्माण करता है। ठीक है, तो ये बात आपके यहाँ पर गलत दे रखी है, यानी कि पाँचों ऑप्शन तो आपका यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो इस ऑप्शन में दे रखा है। बाकी हमारा पहला भी सही था, सेकंड वाला भी सही था, थर्ड वाला भी सही था। अनुकूलनशीलता का मतलब क्या होता है, एबिलिटी का मतलब क्या होता है यहाँ पर, जैसे कि जैसी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग खुद को ढालना, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं जो कि काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, कम संसाधनों में वो अच्छी चीज़ें क्रिएट कर लेते हैं, है ना, तो उनके अंदर क्या होती है, अनुकूलनशीलता होती है। उनके पास संसाधन कम ही उपलब्ध होते हैं, बट उसके अकॉर्डिंग ही वो चीज़ों को बना लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, है ना, तो ये भी बच्चे के अंदर होती है। जो बच्चा क्रिएटिव होता है, रचनात्मक होता है, इसके अंदर एक और चीज़ होती है, अब सारी चिंतन होता है। ठीक है, बच्चा अलग अलग डायरेक्शन में यहाँ पर सोच पाता है, ओपन एंडेड जो थिंकिंग होती है इस बच्चे की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ चारों ही बातें सही है, तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है आपके, ऑप्शन नंबर सी, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी पांचवा यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एडिशन और डिवीजन वाला क्वेश्चन है, प्रभावी अधिगम के लिए केवल शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछना चाहिए, न कि बच्चों को। नहीं, प्रभावी अधिगम कब होता है, इफेक्टिव लर्निंग कब होता है, जब टीचर और जो बच्चे होते हैं दोनों ही क्वेश्चन करें, दोनों ही डिबेट करें, चर्चा करें आपस में। ठीक है, केवल शिक्षक प्रश्न पूछे ये बात गलत है, बच्चे भी अपने क्वेश्चनों को रखें, है ना। टीचर ने जो समझाया बच्चे को कितना समझ में आया, तभी तो उसको पता चलेगा बच्चे को, मतलब टीचर को, तो ये बात यहाँ पर गलत दे रखी है। बच्चे निष्क्रिय श्रवण की प्रक्रिया के माध्यम से सर्वाधिक अर्थपूर्ण ढंग से सीखते हैं। नहीं, बच्चे सक्रिय होकर के चीज़ों को सीखते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। निष्क्रिय का मतलब क्या हो गया, ऐसे बच्चा आप क्लासरूम में आए, कुछ पढ़ा करके चले गए, बच्चे उस चीज़ को सुन ही नहीं रहा है या फिर इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो फिर सीखने का क्या मतलब हो जाएगा, बच्चा उस चीज़ को सीख ही नहीं पाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये बात गलत दे रखी है, बच्चे क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय होने चाहिए, सक्रिय श्रवण करने चाहिए। तो ए और आर आपका यहाँ पर दोनों ही गलत दे रखा है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या दे रखा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, लेव वाइगोस्की ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सीखने को सुचादित करने के लिए उन्हें, ठीक है, नकारात्मक प्रतिपुष्टि देनी चाहिए। देखिए जो लेव वाइगोस्की कभी भी सकारात्मक या फिर नकारात्मक प्रतिपुष्टि की बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इनाम देने चाहिए, मैंने बताया था जब भी लेव वाइगोस्की से रिलेट करके क्वेश्चन है, फिर जीन पेज या फिर लॉरेंस कॉलबर्ग, तो ये लोग कभी भी इनाम दंड जैसे वर्ड की बात नहीं करेंगे, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। पार प्रदान करना बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा, स्कैफोल्डिंग। ठीक है, स्कैफोल्डिंग क्या होता है, बच्चों को एक तरीके से टेम्परेरी हेल्प देना, जहाँ पर बच्चे को ज़रूरत हो उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड करें। जैसे कि मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, जो कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, उसको समझने में दिक्कत आ रही है कहीं पर, तो एज ए टीचर के रूप में आप पूरा उसको क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं बताएंगे, हल्का सा उसको हिंट देंगे, हल्का सा इशारा देंगे, ताकि बच्चा उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर यही होता है आपका स्कैफोल्डिंग, टेम्परेरी हेल्प देना, है ना, संकेत या फिर इशारे प्रोवाइड करना। इसके बाद कौन करेंगे, लेव वाइगोस्की। सकारात्मक पुनर्बलन की बात नहीं करेंगे, नकारात्मक पुनर्बलन की बात नहीं करेंगे, जो रीइंफोर्समेंट होता है आपका पुनर्बलन होता है, इसकी बात करते हैं आपके स्किनर। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी नहीं रहेगा। थोड़ा सा बगल में सॉन्ग वगैरह बज रहा है तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, क्योंकि सभी को पता है कि छठ पूजा का माहौल है और दर में थोड़ा मतलब तो अगर आप लोगों को साउंड वगैरह आ रही हो थोड़ा बहुत, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। ठीक है,
बाकी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को साउंड उतना मतलब ना ही आए, बट क्या कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है। लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि सोच, ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, बच्चों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच सहभागी गतिविधियों के दौरान सह निर्मित की जाती है। ठीक है, तो अब देखिए ये बात आपके यहाँ पर सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि जो लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं, बच्चे कुछ एक्टिविटी के थ्रू सीखते हैं, समाज में इंटरेक्ट करके चीज़ों को सीखते हैं, है ना। तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखी है। ठीक है, का बच्चों के संदर्भ में कोई सरोकार नहीं है, ये बात यहाँ पर गलत है। जो बच्चे की थिंकिंग होती है, बच्चे को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बच्चे की जो थॉट होती है, इसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है उसका लैंग्वेज होता है, यानी जो लैंग्वेज होती है वही क्या करती है, बच्चे के थॉट को निर्धारित करती है। बात कहेंगे आपके लेव वाइगोस्की। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, मैं इस क्लास को देख लूँ तो यहीं पर एंड कर देती हूँ, क्योंकि अभी जो है थोड़े से साउंड वगैरह चल रहे हैं, तो इसलिए पढ़ाने में भी दिक्कत हो रही है और चीज़ों को समझने में भी आप लोगों को भी दिक्कत होगी। ठीक है, तो यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन आपके और रह जाते हैं, सिर्फ इनको देख के फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में सारे क्वेश्चन फिर से कर लेंगे। ठीक है, तब घटित होती है जब उत्तेजना और प्रतिक्रियाएं का अनुबंधन होता है। नहीं, ये कंडीशनिंग वगैरह की बात ही नहीं करेंगे, स्टिमुलस रिस्पॉन्स की भी बात नहीं करेंगे, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। का भाषा के विकास से कोई संबंध नहीं। जो लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं, जो हमारी लैंग्वेज होती है यही डिसाइड करती है कि हमारे थॉट कैसे होंगे, हमारे विचार कैसे होंगे। ठीक है, तो ये बात भी आपकी यहाँ पर गलत दे रखी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है। ठीक है, कक्षा में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करते हैं और वे अपनी गति, ज़रूरतों और क्षमताओं के अनुसार सीखते हैं। बिल्कुल सही बात है, जब भी बच्चा अपनी गति के अनुसार सीखे, स्वतंत्र हो सीखने के लिए, ठीक है, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग चीज़ों को करे, है ना। तो यहाँ पर किस प्रकार के क्लासरूम की बात हो रही है, प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील क्लासरूम की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होता है तो भी आपका सही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। शिक्षक केंद्रित क्या होता है, इसमें सिर्फ टीचर ही एक्टिव होता है, बच्चे एक्टिव ही नहीं होते हैं, है ना। टीचर ही क्वेश्चन करेगा, यानी कि एक तरीके से जो टीचर होता है, सभी जो गतिविधियाँ होती है वो टीचर के मतलब इर्द गिर्द ही घूमती है, टीचर ही सभी चीज़ें कराता है, बच्चे कुछ करते ही नहीं, बच्चे निष्क्रिय होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत होता है। ठीक है, यहाँ पर जो एनईपी और एनसीएफ किसकी बात करते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं। जो भी एक्टिविटी कराइए बच्चे को केंद्र में रख करके कराइए। ठीक है, बच्चे ही सभी एक्टिविटी करेंगे, है ना। व्यवहारवादी तो ये लोग अनुकरण वगैरह की बात करते हैं, इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, हालांकि ऑप्शन में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। हाँ, जो लैंग्वेज पेडागोजी आती है उसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपके व्यवहारवादी से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करती है आपकी प्रोग्रेसिव क्लासरूम, है ना। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी नहीं होगा, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, भी आपका साउंड भी कम हो गया, तो यहाँ पर हम लोग जो क्वेश्चन बचे हुए इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहता है। जो हार्वर्ड गार्डनर है, जिन्होंने कि मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस का सिद्धांत या बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, कई बार आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया किसने, तो किसने दिया है, हार्वर्ड गार्डनर ने, है ना। सामान्य क्षमताओं का एक समूह होता है, नहीं, ये सामान्य क्षमताओं के एक समूह की बात नहीं करते, ये विभिन्न प्रकार की बुद्धि की बात करते हैं। ठीक है, एक निश्चित IQ यानी कि बुद्धि लब्धि होती है जो जन्म के समय तय हो जाती है। नहीं, ये IQ वगैरह की बात ही नहीं करती है। क्या कहते हैं कि हर व्यक्ति में अलग अलग मात्रा में कई प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर ये क्या कहते हैं कि हर एक व्यक्ति में कई प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, वो जिसमें जितना वर्क करता है, फिर जिसके अंदर जितनी ज़्यादा मात्रा में कोई एक बुद्धि पाई जाती है, वो उसी का मतलब, जैसे कि मान लीजिए आप ही हैं। ठीक है, तो इन्होंने टोटल 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बात की, तो 8 ये प्रकार आपके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, आप किस पे जितना मतलब किस पे ज़्यादा वर्क करें या फिर कौन सी स्किल आपके अंदर अच्छी है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपकी कोई एक बुद्धि होती है वो आपके अंदर ज़्यादा डेवलप हो जाती है ना। तो यही बात कहते हैं कि हर एक व्यक्ति में अलग अलग मात्रा में कई प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, वो जिस पे जितना वर्क करेगा, ठीक है, या फिर जो उसके अंदर स्किल्स अच्छी होंगी वो उस व्यक्ति के अंदर वो वाली बुद्धि ज़्यादा डेवलप हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन क्या है, 5 प्रकार के संज्ञानात्मक कौशल होते हैं। नहीं, इन्होंने 8 प्रकार के संज्ञानात्मक कौशलों की बात की है, यानी कि 8 प्रकार के इंटेलिजेंस की बात की है। यहाँ पर देखते हैं, बालक एवं बालिकाओं की निजी भाषा, प्राइवेट स्पीच की बात हो रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है क्योंकि वह स्वचिंतन को निर्देशित एवं नियंत्रित करते हैं। इस प्रत्यय के समर्थक है। ऑप्शन दे रखा है, नॉम चोम्स्की, जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर, लेव वाइगोस्की। ठीक है, ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, जो निजी भाषा है, प्राइवेट स्पीच की बात किसने की है, लेव वाइगोस्की ने की है ना। इन्होंने 3 प्रकार के स्पीच के बारे में बात की है।
एक तो इन्होंने बात किया है सोशियो स्पीच यानी कि सामाजिक वार्ता, बच्चे समाज से इंटरेक्ट करते हैं, तक्रिया करते हैं, चीज़ों के बारे में जानते हैं, सीखते हैं, ठीक है। दूसरी इन्होंने बात की है प्राइवेट स्पीच यानी कि निजी वार्ता। ये आपका क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा जो लगभग छोटे बच्चे होते हैं, लगभग 3 से लेकर के 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं, वो कभी कभी खुद से बातचीत करते हैं, अरे मेरा टॉय सही से काम नहीं कर रहा है, या फिर ये हो गया वो हो गया, है ना, वो चीज़ें सबको सुनाई भी देती हैं, है ना। तो यहाँ पर जो बच्चा होता है ऐसा करके क्या करता है, अपने विचार को एक दिशा निर्देश देता है, ठीक है, डायरेक्शन दे रहा होता है। इसी को जो लेव वाइगोस्की नाम क्या देते हैं, प्राइवेट स्पीच यानी कि निजी वार्ता, बच्चे जब खुद से बात करे, है ना, तो वो आपका क्या होता है, प्राइवेट स्पीच। अब जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 6 साल तक का हो जाता है, तो उसके अंदर आ जाता है साइलेंट इनर स्पीच। अब बच्चा बाहर चीज़ों को व्यक्त नहीं करता है, अब खुद ही मन में अंदर ही अंदर खुद से बातचीत कर लेता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग अपनी बात करें तो हम लोगों के अंदर तीनों ही प्रकार की स्पीच डेवलप हो गई, क्योंकि हम लोग बड़े हो गए, है ना। तो सामाजिक स्पीच भी हम लोग समाज से भी इंटरेक्ट करते हैं, है ना। प्राइवेट स्पीच में कभी कभी हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है तो हम लोग कह देते हैं ऐसे, अरे यार ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया है, मैंने कहाँ पर मिस्टेक कर दी, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये प्राइवेट स्पीच आपकी हो गई। इसके साथ साथ कभी कुछ बातें होती हैं जो कि हम अपने पेरेंट्स या फिर अपने दोस्तों के सामने शेयर नहीं कर पाते हैं, तो हम मन ही मन अंदर ही अंदर खुद से बातचीत कर लेते हैं कि अच्छा ये ऐसा ऐसा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका आंतरिक स्पीच हो जाएगा। तो आपके अंदर ही खुद ही तीनों प्रकार की स्पीच पाई जाती है। जब आप समाज से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो सोशल स्पीच, जब आप खुद से बाहर बोल कर बात कर रहे हैं मौखिक रूप से, प्राइवेट स्पीच, जब आप अंदर मन ही मन में बात कर रहे हैं तो इंटरनल मतलब कि आंतरिक स्पीच। इसके बारे में बात किसने की है, लेव वाइगोस्की ने। तो ये चीज़ आप समझ गए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, निजी भाषा, प्राइवेट स्पीच की बात हो रही है, क्योंकि जब आपका क्वेश्चन गलत हुआ तो आप खुद को क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन ही तो दे रहे हैं, दिशा ही तो दे रहे हैं कि अच्छा ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, मैंने कहाँ पर मिस्टेक कर दी, ठीक है, ये कैसे मेरे से हो गया, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं आप, प्राइवेट स्पीच कर रहे हैं, ठीक है। तो यहीं यहाँ पर दे रखा है संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है, क्योंकि वह स्वयं चिंतन को निर्देशित व नियंत्रित करती है। इस प्रत्यय के समर्थक कौन है, आपके लेव वाइगोस्की। बाकी नोम चॉम्स्की से भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इन्होंने किसकी बात की, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात की है, ठीक है, भाषा अधिग्रहण यंत्र। अगर आपसे पूछे किसके बारे में किसने बात किया, फिर ये दिया किसने है, तो नोम चॉम्स्की ने। ये क्या कहते हैं कि जो हमारा मस्तिष्क होता है उसमें एक यंत्र पाया जाता है जिसका नाम इन्होंने क्या दिया, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि भाषा को अर्जित करने की जन्मजात क्षमता पाई जाती है छोटे बच्चों के अंदर, ठीक है। ये आपका हाइपोथेटिकल है, ऐसा नहीं कि अगर आप अपने मस्तिष्क का ऑपरेशन वगैरह कराएं तो ये आपको कहीं ये यंत्र जो उपकरण है ये आपको मिल जाए, नहीं। ये जो डिवाइस है ये हाइपोथेटिकल होती है, मतलब कल्पनाओं में ही एक तरीके से कह लीजिए। ये बात कहते हैं आपके नोम चॉम्स्की कि हम लोगों के माइंड में एक हाइपोथेटिकल मतलब एक डिवाइस पाया जाता है जिसके थ्रू हम लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं, अर्जित करते हैं, ठीक है, और नेचुरली लैंग्वेज को सीख जाते हैं। बाकी इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर वगैरह की बात की है। यहाँ से आपके लैंग्वेज पेडागोजी में क्वेश्चन आते हैं, मैंने नोट्स में आप लोगों को दे रखा है, ध्यान से देख लीजिएगा, वहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी इन पे मैं एक अलग से क्लास भी ले लूँगी। जीन प्याजे जिन्होंने कि संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बता रखी हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसके बारे में मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल में बता ही रखा है, ठीक है। जेरोम ब्रूनर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, जहाँ से क्वेश्चन आता है ये 3 लोग आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हार्वर्ड गार्डनर इंपॉर्टेंट है, लॉरेंस कोलबर्ग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको नोट्स में दे रखी है उन चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। उसके बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि बिल्कुल डीपली मैंने उस चीज़ को तैयार किया हुआ है, बिल्कुल एक एक चीज़ एक एक पॉइंट जहाँ से आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए, सभी के सभी क्वेश्चनों को सब कुछ आपको वो नोट्स में मतलब मिल जाएगा। हालांकि भी आपके वो कंटेंट के ही नोट्स हैं, क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर देखने पड़ेंगे। जो भी मैं चीज़ें करा रही हूँ सिर्फ आप एक बार नोट्स को अच्छी तरीके से रीड कर लीजिए और क्वेश्चन देख लीजिए, आपका ईजिली सीडीपी में आराम से मतलब 28 या फिर 25 से तो ऊपर ही आएगा, ठीक है। 25 के नीचे किसी का भी नंबर यहाँ पर मतलब उसके कम नहीं आ सकता, अगर आपने अच्छी तरीके से नोट्स को रीड कर लिया और जितनी क्लासेस मैंने आपको यहाँ पर कराई है उनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लिया। तो क्योंकि यहाँ पर मैंने सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आपको सॉल्व कराया, लगभग आपकी 60-65 या फिर ज़्यादा ही क्लासेस हुई होंगी, ठीक है। तो जिन्होंने शुरू से क्लासेस को देखा है उनके सीडीपी में एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, मेरी गारंटी है, ठीक है। आप खुद जब एग्जाम दे करके आएंगे तो इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी आप लोगों की जल्दी एक मैराथन कंप्लीट क्लास होने वाली है, उस क्लास को जरूर देखिएगा। उसमें आपके सभी के सभी जो है चैप्टर आपके इंक्लूड हो जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होगी, तो उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। एक ही क्लास में मैं सारी चीज़ें कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी और उस क्लास के लिए मतलब काफ़ी टाइम से मेहनत भी चली है, तो जल्दी आपको वो क्लास देखने को मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।